तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की करते हैं बात। ठीक है जी, एक अच्छा चैप्टर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो जहाँ चैप्टर के नाम से काफ़ी हद तक बातें समझ में आती हैं कि यहाँ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कई बार हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान, मेरी जर्नल में डेटा रिकॉर्डिंग में या लेजर में जहाँ हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है। या तो चीज़ों को रिकॉर्ड करने में मिस्टेक हो जाती है, गलत अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देते हैं, या अमाउंट वाइज एरर हो जाती हैं, हम ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं या कम अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम रेक्टिफाई करते हैं और ऑब्वियसली अकाउंटिंग में जो कुछ भी होगा, अब ऐसा तो नहीं है जैसे हम अपनी कॉपी के अंदर कई बार 5,000 के बजाय 50,000 लिख दिया, एक जीरो फालतू लगा दी तो काट के ठीक कर दिया हमने। तो जैसे हम लोग अपनी कॉपीज़ के अंदर ठीक कर लेते हैं, तो असल ज़िंदगी में तो ऐसे ठीक नहीं होता। चीज़ें रिकॉर्ड कैसे होती हैं? वाया पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो कोई भी अगर मिस्टेक होगी, चाहे वो अकाउंट की मिस्टेक हो चाहे अमाउंट की मिस्टेक हो, तो वो होंगी ठीक कैसे? वाया पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो आपको फिर से जर्नल एंट्रीज ही पास करनी पड़ती हैं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए। जहाँ सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेसिक बातें क्या निकल के आती हैं। तो बेसिक बातें निकल के आती हैं कि सबसे पहले डेटा रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, और कई बार यहाँ जर्नल एंट्री करते वक्त ही हम गलतियां कर देते हैं। कैसी गलतियां कर देते हैं कि हम किसी गलत अकाउंट के अंदर पहुंचा देते हैं अमाउंट को। डालना था राम अकाउंट में, गलती से रमा अकाउंट में डाल दिया। थी परचेज की ट्रांजैक्शन, गलती से सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया। तो किसी भी तरह की गलतियां हो सकती हैं। गलत अकाउंट के अंदर एंट्री कर देना, ये जर्नल की मिस्टेक है। या फिर गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर देना, ये भी आपकी जर्नल की ही मिस्टेक मानी जाएगी। क्या गलतियां सिर्फ जर्नल की स्टेज पे होती हैं? तो ऑब्वियसली नहीं, लेजर की स्टेज पर भी हो जाती हैं। लेजर में जहां हम लोग टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशन का काम करते हैं ना, कैलकुलेशन का काम, बैलेंसिंग करते हैं। यानी सबसे पहले जर्नल से डेटा लेजर के अंदर आता है, जर्नल में जो भी रिकॉर्डेड डेटा होता है वो मेरे लेजर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्या पुकारते हैं हम? पोस्टिंग पुकारते हैं। तो जर्नल में से डेटा पोस्ट किया जाता है इनटू द लेजर। कई बार पोस्टिंग में भी एरर हो जाती हैं कि आप जब डेटा लिख रहे थे तो लिखने के अंदर जहां आपको डेबिट में पोस्ट करना था आपने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, या क्रेडिट में करना था तो डेबिट में कर दिया। तो पोस्टिंग में भी एरर हो सकती है, बाद में कैलकुलेशन बैलेंसिंग में भी एरर हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। ये एरर्स पता कब लगती हैं? तो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होते हो, ट्रायल बैलेंस में हम लोग जानते हैं कि भाई ये इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, और एट दी एंड ये बिल्कुल आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक सब कुछ सही है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो गलतियां हो रही हैं हमारी। और गलतियां हो रही हैं तो कहाँ गलतियां हुई होंगी? कहीं भी गलतियां हुई होंगी। असल ज़िंदगी में तो फिर उसके बाद में एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ता है, अकाउंटेंट को ढूंढने पड़ते हैं एरर्स। लेकिन यहाँ पर तो हमें पके पकाए दिए हुए होते हैं एरर, की लो जी ये गलतियाँ हैं, इनको रेक्टिफाई करो। असल ज़िंदगी में रेक्टिफिकेशन करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर एरर्स ढूंढने पड़ते हैं। हमारे लिए तो आसान रहने वाला है। हालांकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखने के लिए सबसे पहले कुछ एक बेसिक बातें करनी पड़ेंगी हम लोगों को, और वो बेसिक बातें क्या हैं तो आओ जरा सुन लेते हैं। यानी सबसे पहले आपको अच्छे से ये क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है कि किसी भी पर्टिकुलर एक सिचुएशंस के अंदर करना चाहिए क्या। जब आपको सही चीजें मालूम होंगी तभी तो पता लगेगा कि ये गलत हो गया तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें। जब तक आपको सही बातें पता नहीं होंगी तो क्या। तो सही बातें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये काफी ज्यादा जरूरी और बेसिक सी बातें हैं। मतलब यहाँ पर मैं कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम बातें नहीं करने वाला, लेकिन ये बेसिक बातें भी आपको पता जरूर होनी चाहिए, माइंड के अंदर स्ट्रांगली होल्ड जरूर करनी है हम लोगों को। और वो क्या है तो जरा सुनते हैं। जब कहीं भी हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो सामान का खरीदा जाना क्या है? एक एक्सपेंस है। जिस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है। बताओ किया जाता है या नहीं किया जाता है? भाई परचेज करते वक्त, परचेज ऑफ गुड्स करते वक्त आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो तो क्या किया जाना चाहिए? तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए। यहाँ इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम सारी वो बातें कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस के अंदर तो वही होने वाला है, क्या ही होने वाला है कि हमने कुछ और ही कर दिया होगा। यानी परचेज ऑफ गुड्स के केस में जहां परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए तो हमने शायद कुछ और ही कर दिया होगा, तो तभी हम इन चीजों को रेक्टिफाई करने की बातें करेंगे। बट रेक्टिफाई तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमें पहले ये याद रहेगा अच्छे से कि करना चाहिए था क्या। तो परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए। लेकिन क्या कुछ भी परचेज करने के केस में, कुछ भी परचेज करने के केस में हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है? तो नहीं जी नहीं। अगर आप किसी तरह का कोई एसेट खरीदोगे, जैसे मशीन खरीदोगे, तो ऐसी सूरत में आप बिल्कुल भी परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते बल्कि उसी चीज का नाम डेबिट करते हो। आप मशीन खरीदोगे तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो यानी अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं इंस्टीड ऑफ गुड्स, तो ऐसे सिचुएशन में तो वो एसेट का नाम डेबिट किया जाता है। गुड्स के केस में ये वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस।
तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। और बिल्कुल अगेन ऐसे ही कि सेल्स ऑफ अ गुड्स के केस में तो क्या होगा भाई, गुड्स सेल कर रहे हैं आप, जिस चीज का आपका बिजनेस है वो बेच रहे हो आप, तो सेल्स अकाउंट क्या क्या डेबिट किया जाता है? सेल्स तो हमारी इनकम है और इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो यहां सारी सारी बातें कर रहे हैं क्या किया जाना चाहिए। अगेन क्या सभी तरह की सेल के केस में हम हमेशा सेल्स अकाउंट ही लिखेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। अगर गुड्स को छोड़कर कोई दूसरी चीज हमने सेल की, मशीन सेल की, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। बिल्डिंग अगर सेल की तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो यानी कोई एसेट अगर बेच रहे हो तो वो एसेट अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा आमतौर पर अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, आमतौर पर अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए? तो रेंट अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए। आमतौर पर तो रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए। बट अगर प्रोप्राइटर का रेजिडेंस का रेंट, जो कि एक पर्सनल एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, प्रोप्राइटर रेजिडेंस, प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेसमैन, उसके रेजिडेंस यानी उसके रहने की जगह, तो ये तो कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये तो एक पर्सनल एक्सपेंस है। और पर्सनल एक्सपेंस के केस में डेफिनेटली हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो इन प्लेस ऑफ रेंट अकाउंट आपको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए, रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए। तो सारी की सारी ये वाली बातें आपको क्लियर करनी है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां गुड्स परचेज के केस में परचेज अकाउंट, गुड सेल के केस में सेल्स अकाउंट, मशीन परचेज और सेल के केस में मशीन का ही नाम इस्तेमाल किया जाता है। खरीद रहे हैं तो डेबिट, बेच रहे हैं तो क्रेडिट। ऐसे ही बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और बेच रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही रेंट के केस में आमतौर पर तो रेंट अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रोप्राइटर के रेजिडेंस की रेंट की बात कर रहे हैं तो तब तो ड्रॉइंग अकाउंट, बिकॉज ये एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल एक्सपेंस है। अगली बात, कभी भी अगर कोई चेक डिसऑनर हो रहा है, कोई चेक डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर होने का क्या मतलब होता है? बताओ जी, क्या मतलब होता है? हाँ, क्या कभी भी किसी भी चेक को जमा कराने से पहले, डिपॉजिट कराने से पहले वो चेक बाउंस हो सकता है? कि किसी पार्टी से, किसी कस्टमर से चेक मिला और वो आपने उठा के अपने ड्रॉर में रख लिया फिलहाल के लिए। और क्यों ड्रॉर में रख लिया? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही हमको चेक मिलता है तो जरूरी तो नहीं है कि ऑन द स्पॉट तुरंत उसको जमा कराया जाए, कुछ दिनों का वक्त ले सकते हैं हम। कितने दिनों का वक्त ले सकते हैं? तो 3 महीने का वक्त ले सकते हैं। यानी कि आज की डेट में कोई कस्टमर हमें चेक दे के जा चुका है तो पूरे 3 महीने का वक्त है हमारे पास में। 3 महीने में जब कहीं भी हमें वक्त लगेगा, टाइम बचेगा, बैंक में जाएंगे और जाकर उस चेक को जमा कर देंगे। तो बेसिकली 3 महीने के बीच में जब कहीं भी अगर मैं बैंक में जाऊंगा जाऊंगा चेक जमा कराऊंगा, उसके बाद ही मैं बोल सकता हूं कि या तो वो चेक क्लियर हो जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और या फिर वो चेक क्लियर नहीं होगा। ड्रॉर में पड़ा पड़ा कोई चेक चीख के चिल्ला के बता देगा कि हाँ भाई मैं बाउंस हो गया हूँ या डिसऑनर हो गया हूँ, तो वो नहीं बता पाएगा। तो ऑब्वियसली चेक को जमा कराने के बाद ही ये बातें पता लगती हैं। और ध्यान रखिएगा जरा आराम से, एक बात जरा बताओ, जैसे ही हम चेक को जमा कराते हैं, अकाउंट में पैसे कितने वक्त में आते हैं? अगर हम किसी चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आ गए हैं आज, तो क्या आज के आज पैसा आ जाएगा हमारे अकाउंट में? हाँ बिल्कुल सही बात। ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन, 3 दिन का मतलब एक रफली पीरियड होता है कि 3 दिन के अंदर पैसा आता है। तो जरा आराम से ये भी जब बात मुझे बताओ, अगर नॉर्मली आज मैं किसी चेक को जमा करा रहा हूं, आज मैं किसी भी चेक को जमा करा रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसा, अकाउंट में पैसा आने को क्या कहते हैं? मेरे अकाउंट का क्रेडिट हो जाना। यानी जब मैसेज आता है ना कि डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में वाकई में इनफ्लो हो चुका है, पैसा बढ़ चुका है, बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। तो आज अगर मैं कोई भी पैसा जमा करा रहा हूं और 3 दिन बाद मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आएगा, तो मैं अकाउंटिंग किस दिन करता हूँ? जब मैं चेक जमा कराता हूं तब, या जब रियलिटी में मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं तब? बिल्कुल सही बात। तो जब बैंक में चेक जमा कराते हैं, मैं बैंक अकाउंट को तभी के तभी ही डेबिट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा, तभी के तभी डेबिट कर देता हूं, तभी के तभी डेबिट कर देता हूं। आगे चलकर पैसा आ ही जाता है आमतौर पर तो कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ, अगर पैसा ना आए, अगर चेक डिसोनर हो जाए तो दिक्कत की बात होती है। और क्या दिक्कत की बात होती है? कि वो जो बैंक अकाउंट हमने पहले डेबिट कर दिया था इस उम्मीद में कि पैसा आएगा, तो वो बैंक अकाउंट मुझे रिवर्स करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो नहीं आया। ऊपर से जब कहीं भी आपको चेक मिला था तो आपको किससे वो चेक मिला होगा? किसी डेटर से, किसी कस्टमर से। और जैसे ही चेक मिला होगा तो उस डेटर को आपने अपनी बुक से हटा दिया होगा या और क्रिएट किया होगा? हाँ, हटा दिया होगा। और क्यों हटा दिया होगा? क्योंकि चेक तो मिल गया आपको, पेमेंट तो मिल गई एक तरीके से, क्योंकि आमतौर पे तो चेक डिसऑनर नहीं होते, हमारी पढ़ाई के अंदर तो होते हैं, असल जिंदगी में बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली इस उम्मीद में हम डेटर को ऑन द स्पॉट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं अपनी बुक से, जब कहीं भी हमें चेक मिल जाता है। उस चेक को जमा कराने के बाद अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए,
अब डिसऑनर होने का सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो कागज का टुकड़ा हमें मिला था ये लिटरली एक कागज का टुकड़ा ही था, ये किसी भी काम का नहीं था। तो जिस डेटर को हमने हटा दिया था अपनी बुक से, उस डेटर को आपको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ता है। और एसेट आप अपनी बुक्स के अंदर जब कभी भी क्रिएट करते हो तो डेबिट ही करते हो, तो आप उस कस्टमर का नाम, उस डेटर का नाम अपनी बुक्स में दोबारा से डेबिट करते हो। देखिए यहां पर मैं लिटरली हर एक पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट लिख रहा हूं। एक एस्पेक्ट मतलब कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। मैं क्रेडिट की बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, जरा सुन लें ये वाली बात भी आराम से। मैं क्रेडिट की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस के अंदर जो दूसरा एस्पेक्ट है वो वेदर या तो कैश का होगा या फिर बैंक का होगा। जैसे कहने का मतलब, ऑब्वियसली अगर हम परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमने कैश में खरीदा होगा आमतौर पर। मगर मुद्दे की बात यह कि आमतौर पर कभी भी असल जिंदगी के अंदर भी कैश और बैंक में कोई गलतियां करता ही नहीं अकाउंटेंट, कोई गलतियां नहीं करता। गलतियां करेगा, खूब गलतियां करेगा, अलग अलग तरह की गलतियां करेगा, गलत अकाउंट में डाल देगा, गलत अमाउंट लिख देगा, लेकिन कैश और बैंक सबसे कीमती अकाउंट होते हैं, सबसे कीमती अकाउंट। क्योंकि हमेशा जो ओनर होता है वो अक्सर ये चेक करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई जितना अकाउंटिंग में कैश दिख रहा है फिजिकली इतना ही है या नहीं, या जितना बैंक बैलेंस नजर आ रहा है मेरे बैंक के अंदर तो उतना ही है या नहीं। तो कैश और बैंक में अकाउंटेंट आमतौर पे गलतियां नहीं करता, तो इसलिए ही इस चैप्टर के अंदर हम उसकी बातें नहीं करते, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन के अंदर जो कैश और बैंक एस्पेक्ट होगा वो बिल्कुल करेक्टली ही रिकॉर्ड हुआ होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में साफ तौर पर स्पेसिफाई करके बोलेंगे कि हाँ हुई है कैश बैंक में गलती, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। क्योंकि रेयरली तो हो सकता है असल जिंदगी में भी गलतियां कैश और बैंक में, बट रेयरली होंगी, आमतौर पे तो नहीं होगी। तो यही कारण है हम ट्रांजैक्शन के सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट्स ही यहां पर देख रहे हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स के केस में परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी, वो कैश बैंक होगा, वो करेक्टली ही रिकॉर्ड होगा हमेशा। तो सभी के सभी सिर्फ सिंगल सिंगल एस्पेक्ट। उसी तरीके से चेक डिसऑनर के केस में आप डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेटर को रिक्रिएट करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो डन, ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी चीज को, अब एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रहा हूं, काफी ज्यादा वैसे आसान सी बात है, किसी भी चीज को डेबिट करना था, डेबिट करना भूल गए, तो आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसी भी चीज, क्रेडिट क्यों बोला खैर, डेबिट करना था, डेबिट करना भूल गए, तो फिर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट करना था, क्रेडिट करना भूल गए, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई कि गलती से कर दिया कोई अकाउंट डेबिट, अब गलती से डेबिट कर दिया का मतलब कि डेबिट नहीं करना चाहिए था, डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो गलती से डेबिट कर दिया, तो अगर किसी भी अकाउंट को आप गलती से डेबिट करोगे तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली क्रेडिट कर देंगे जी। ठीक बात है जी, आ गई बात समझ में। और अगर कभी भी गलती से क्रेडिट कर दिया तो उन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो हम लोग जानते समझते ही हैं कि अकाउंटिंग में ये जो डेबिट क्रेडिट है एक दूसरे के अपोजिट की तरह वर्क करते हैं। समथिंग लाइक प्लस माइनस, गलती से प्लस किया तो माइनस करेंगे, गलती से माइनस किया तो प्लस करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो बस इतनी, ये सारी की सारी जो बेसिक बातें हैं इनको ध्यान में रखेंगे हम। और इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखेंगे और उसे मान के चल सकते हैं कि एक स्पेशल एरर की तरह हम कंसीडर करेंगे। और क्या है वो स्पेशल एरर, देखते हैं। हालांकि उस स्पेशल एरर को कवर करने से पहले अगेन कुछ एक और बेसिक बातें, और वो बेसिक बातें क्या हैं कि हमारी अकाउंटिंग बुक के अंदर कितनी तरह की सब्सिडरी बुक होती हैं, सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं। तो ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं हम लोग सब्सिडरी बुक 11वीं क्लास के अंदर काफी बार, कि वैसे देखा जाए तो एक तो कैश बुक भी होती है, इसके अलावा मेरी परचेज बुक होती है, परचेज बुक होती है, इसके अलावा सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक होती है, इसके अलावा परचेज बुक के अगेंस्ट परचेज रिटर्न बुक भी होती है। खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक होती है। बेचा हुआ सामान कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस लौटा दिया तो सेल्स रिटर्न बुक भी होती है। तो आमतौर पर जी ये बुक होती है हमारी सब्सिडरी बुक, ठीक बात है। जिसमें से आमतौर पर कैश बुक के अंदर कोई एरर नहीं होती ज्यादातर। तो इसलिए कैश बुक की फिलहाल के लिए कोई खास बात नहीं करनी। अब फिलहाल के लिए परचेज बुक की बात करूंगा मैं कि इसका नेचर क्या होता है। तो ये तो पहले से जानते हैं हम कि परचेजेस एक एक्सपेंस है, तो एक तरीके से परचेजेस बुक का नेचर हमेशा डेबिट होगा जी, डेबिट होगा, डेबिट होगा। सेल्स बुक का नेचर क्या होगा, ये तो एक इनकम को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या होगा, ये तो परचेजेस के जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो परचेज का नेचर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट होगा।
और सेल्स रिटर्न तो ऑब्वियसली सेल्स का अपोजिट रहेगा, तो सेल्स का अपोजिट रहेगा मतलब डेबिट होगा। अब ये जो स्पेशल एरर की मैं बात कर रहा था, ये स्पेशल एरर बेसिकली क्या है, तो जरा आराम से, जब कहीं भी अगर हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कई बार रिकॉर्डिंग इन अ रॉन्ग सब्सिडरी बुक, रिकॉर्डिंग इन अ रॉन्ग सब्सिडरी बुक, कई बार हम गलत सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री कर देते हैं। गलत सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री करने का मतलब कि थी परचेज की ट्रांजैक्शन गलती से परचेज रिटर्न में एंटर कर दी, थी परचेज की ट्रांजैक्शन गलती से सेल्स बुक में एंटर कर दी, थी सेल्स की ट्रांजैक्शन गलती से सेल्स रिटर्न बुक के अंदर एंटर कर दी। यहां सेल्स रिटर्न वर्ड नहीं लिखा मैंने, गलती से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो गलती से मैंने भी एरर कर दिया। खैर, तो ही परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन गलती से किसी दूसरी बुक में कर दी। तो इन शॉर्ट मतलब जिस चीज की ट्रांजैक्शन होगी उसे अगर किसी दूसरी बुक के अंदर एंटर कर दिया जाए तो ठीक है जी, सोफिस्टिकेटेडली कुछ एक स्टेप्स फॉलो करते हो आप। और स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं हमारे, तो आओ जरा सुनते हैं। सबसे पहले करेक्ट बुक को रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करें वो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब उसकी मदद से बातें समझ में आ जाएंगी। देन इसके बाद में इनकरेक्ट बुक, जो गलत बुक है जहां गलती से हमने अकाउंटिंग कर दी, तो इनकरेक्ट बुक को रिकॉर्ड थोड़ी ना करेंगे, उसको तो डिस रिकॉर्ड करेंगे, उसको तो रिवर्स करके खत्म कर देंगे। तो उसको रिवर्स करो। एंड देन पार्टी नेम, जिस भी पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो, राम से, श्याम से, गोपाल से, पार्टी नेम विद अ डबल अमाउंट, पार्टी नेम विद अ डबल अमाउंट। और ऐसा करते क्यों है, ये क्या मैं बात बोल रहा हूं तो वो बात समझ में आ जाएगी। पार्टी नेम विद अ डबल अमाउंट इन अपोजिट साइड, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो तब कारण के साथ बात पकड़ भी लेंगे एक बार, बाकी हर बार ये एक तरह का शॉर्टकट की तरह समझ सकते हो कि भाई इसको हम अक्सर अप्लाई करते हैं, जिससे कि काफी जल्दी जल्दी हमारे कंक्लूजन निकल आते हैं। कि कभी भी अगर गलत सब्सिडरी बुक के अंदर अकाउंटिंग हुई तो सबसे पहले करेक्ट बुक को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या होती है करेक्ट बुक देख लेंगे हम, और इनकरेक्ट बुक को रिवर्स करेंगे। एंड देन पार्टी नेम को डबल अमाउंट के साथ अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो कुछ ये वाली बातें हैं, इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो आओ जरा बातें शुरू करते हैं फाइनली क्वेश्चन की मदद से। तो क्वेश्चंस के अंदर ऑब्वियसली अलग अलग हमारे टाइप ऑफ एरर दिए हुए होते हैं, अलग अलग एरर्स हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, जहां हमें बस इतनी ही बातें पकड़ के रखनी है कि जो करना था वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। क्या क्या क्या, जो करना था उसे कर दो, यानी अगर डेबिट करना था तो डेबिट कर दो, क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर दो, जो गलत कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया तो उसे रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, अगर गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। तो ये वाली बातें हैं। तो आओ जरा पहले एरर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या खरीदा तुमने, फर्नीचर खरीदा, 500 पेड फॉर अ फर्नीचर। क्या करना चाहिए था, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि हमने ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट कर दिया, तो भैया ये करना चाहिए था और ये गलती से कर दिया। जो करना चाहिए था, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था तो कर दो, और आपने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट ही किया होगा। परचेज का तो नेचर डेबिट ही होता है, तो गलती से आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा तो उसे आप रिवर्स कर दो। जो करना था वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। तो इसी के साथ में सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो आराम से जरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, आराम से जरा सोच लें, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लें। यहां मेन क्रक्स यही रहेगा हमारा, जो अभी अभी हमने लाइन बोली थी कि जो करना था वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। यानी क्या करना चाहिए था, हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट हम कर देंगे। और जो गलत कर दिया, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, गलती से किया गया डेबिट को सुधारेंगे कैसे, क्रेडिट करके। तो डन जी डन, फर्नीचर को रिवर्स कर देंगे हम 500 रुपए के साथ। नरेशन की बात आखिरी में करूंगा मैं, नरेशन भी ऑब्वियसली लिखी जाती है, नरेशन की बात आखिरी में करूंगा। तो बताओ जी पहला पार्ट ठीक है, ओके आगे बढ़ जाओ। आगे अगले पार्ट में क्या लिखा है, अगले पार्ट में लिखा है कि रिपेयर्स की है आपने किसी बिल्डिंग की। अब रिपेयर 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 तो वैसे भी पढ़ चुके हैं। आमतौर पे रिपेयर कब होती है, एसेट के इस्तेमाल से पहले या बाद में, बाद में। हमने कहा था कि एसेट के इस्तेमाल से पहले वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो तो उस एसेट की कीमत में ऐड किए जाते हैं, उनके लिए तो वो एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। बट रिपेयर तो इस्तेमाल के बाद होती है आमतौर पर। ओल्ड सेकंड हैंड अगर कोई एसेट होगा तो तब हो सकती है इस्तेमाल से पहले, बट आमतौर पे तो इस्तेमाल के बाद होती है। तो क्या उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे आप ना, तो बेसिकली रिपेयर का खर्चा है तो ये तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। आप इसे किस, हाँ जी,
आप इसे किस में डेबिट कर रहे हो, आपने इसे गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये तो एक गलत बात कर दी, और जो गलत बात होती है उसे रिवर्स किया जाता है। आपने इसे गलती से डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया, तो अब रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दोगे आप। तो जो करना चाहिए था, रिपेयर्स का खर्चा है, रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था तो कर दो, जो करना चाहिए था वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो कर दो, बिल्डिंग अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया तो उसे रिवर्स कर दो, 50 रुपए 50 रुपए, हो गई बात खत्म। जैसा कि कह रहा था, नरेशन की बात आखिरी में करेंगे हम लोग। तो ठीक है जी, ओके। आगे थर्ड पार्ट, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, ये क्या है, ये तो प्रोप्राइटर, ये तो ड्रॉइंग्स है। तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए था, पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ भी पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब देखो मैंने कहा था आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उन चीजों को कर पाओगे। तो अब क्या करना चाहिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए, किया क्या आपने डेबिट, गलती से क्या डेबिट कर दिया, गलती से जो भी डेबिट कर दिया ना, अब ये यहां जो मर्जी लिखते रहे, गलती से जो भी डेबिट कर दिया उसे रिवर्स कर देंगे हम, उसे क्रेडिट कर देंगे हम। गलती से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया तो ट्रेड एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। गलती से कुछ भी और डेबिट किया, तुम्हें डेबिट कर दिया तो तुम्हें बिठा के क्रेडिट कर देंगे। तो ये वाली बातें हैं। तो कुल मिला के क्या करना चाहिए था, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे जी। और जो भी हमने गलती से डेबिट कर दिया, अगर किसी दिन तुम गलती से डेबिट हो गए, तुम्हें भी क्रेडिट कर देंगे। तो 100 रुपए, तो 100 रुपए 100 रुपए, हो गई बात खत्म। देन इसके बाद में ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ क्या लिखा है, तो 100 पेड फॉर अ रेंट। क्या ये रेंट कोई प्रोप्राइटर रेजिडेंस वाला है, नहीं, हमने कहा था प्रोप्राइटर रेजिडेंस में तो ड्रॉइंग अकाउंट, बट अदरवाइज तो रेंट अकाउंट, अदरवाइज तो रेंट अकाउंट। तो बेसिकली रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आप किसको डेबिट कर रहे हो, ये क्या होता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्या करना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अब जो भी ये डेबिट कर रहे हैं उसको उठा के रिवर्स कर देंगे हम। अब इन्होंने लैंडलॉर्ड लिखा है तो हम लैंडलॉर्ड, ये फलाना ढिंकाना जो भी डेबिट कर देंगे हम उसी को रिवर्स कर देंगे, उसी को रिवर्स कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती से जो भी इन्होंने कर दिया है जी डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट कर दिया है, तो हम भी लैंडलॉर्ड अकाउंट को ही रिवर्स कर देंगे 100 रुपए के साथ। तो इसी के साथ ये भी हमारा खत्म। देन इसके बाद में ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ क्या है, सैलरी, सैलरी, सैलरी ऑफ 125 पेड टू ए क्लर्क। अब रेंट पे करते वक्त क्या अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रेंट अकाउंट। तो सैलरी पे करते वक्त कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। आप किस चीज को डेबिट कर रहे हो, लिखा हुआ है आप डेबिट कर रहे हो उसके पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट। अब कई बार यहां पर ये पर्सनल अकाउंट वर्ड पढ़ते के साथ ही बच्चे सोचते हैं कि पर्सनल आ गया समझ में, ड्राइंग्स, हाँ ऐसे ही कहते हैं बच्चे। तो पर्सनल अकाउंट मतलब ड्राइंग अकाउंट। तो देखिए पर्सनल अकाउंट मतलब हमेशा ड्राइंग अकाउंट नहीं होता। हमारी जो पर्सनल चीजें होती हैं, हमारी मतलब बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन की जो पर्सनल चीजें होती है हम उनको ड्राइंग पुकारते हैं, हमारी पर्सनल चीजों को हम ड्राइंग अकाउंट पुकारते हैं। जैसे यहां लिखा था कि 100 रुपए विड्रॉल किए हैं फॉर हिज पर्सनल यूज, और हिज का मतलब प्रोप्राइटर, हिज का मतलब हम। लेकिन यहां पर तो बेसिकली ये लिखा है कि सैलरी 125 रुपए की है, क्लर्क को पे कर रहे हो आप, और डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, हिज मतलब क्लर्क। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहे, उसके पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। और कहने का मतलब क्या है, उसके पर्सनल अकाउंट से एंट्री पास करने का मतलब है उसके नाम से एंट्री कर देना। यानी इस चीज को मैं जरा थोड़ा और एलिब्रेट करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम किसी अजय नाम के पर्सन को, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है अजय, उसको तुम सैलरी पे कर रहे हो, तो आमतौर पे होना क्या चाहिए, तुम अजय को 15,000 रुपए पे कर रहे हो, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि सैलरी पेड टू अजय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि उसके नाम से एंट्री कर दी तुमने। सैलरी अकाउंट डेबिट करने के बजाय आपने अजय अकाउंट डेबिट कर दिया, तो गलती ये है। तो हिज पर्सनल अकाउंट यानी उसके नाम से एंट्री कर दी आप लोगों ने। तो फिलहाल तो खैर क्लर्क का कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, या तो यही मान लो कि आपने क्लर्क अकाउंट ही गलती से डेबिट कर दिया होगा। बाकी क्लर्क का अगर नाम दिया हुआ होता तो वो नाम आप इमेजिन कर सकते थे। तो मुद्दे की बात पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और टू में क्या लिखें, गलती से क्या कर दिया। अब गलती से तो या तो आप क्लर्क अकाउंट को ही क्रेडिट कर दें, क्लर्क अकाउंट,
और या अगर आपको सेंसिबल नहीं लगता क्लर्क अकाउंट तो हम खाली पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब उसका नाम तो दिया ही नहीं ना उन्होंने, तो पर्सनल अकाउंट तो कुछ भी लिख सकते हो आप। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सूरतों में बातें सही होंगी। हाँ, अगर उस एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ होगा, अजय हुआ, महेश हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका नाम जो कि है क्रेडिट कर देंगे हम। देन उसके बाद में ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हर ट्रांजैक्शन को काफी आसानी से चीज हो जाती है अगर आपको ये पता हो कि होना क्या चाहिए। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं कि 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। अब सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी पार्टी से जब कहीं भी कैश रिसीव होता है तो आमतौर पर क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। पहले चाहिए वाली बात करते हैं, यहां तो बाद में करेंगे। आमतौर पे किसी भी पार्टी से अगर कैश मिलता है तो क्या होना चाहिए। नॉर्मली कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और जिस पार्टी से कैश मिलता है वो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो क्योंकि कैश मिल रहा है तो पार्टी अकाउंट क्या होना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इस कैश की तो चिंता करनी ही नहीं है हमें। इस कैश में तो वैसी गलतियां नहीं करते हैं हम लोग कभी भी। तो जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो बेसिकली हम यही मान के चलेंगे कि कैश में तो कोई गलतियां नहीं होंगी। और सबसे पहले हमने यहां से ये इंटरप्रेटेट किया क्योंकि हमें शाह एंड कंपनी से पैसा रिसीव हो रहा है तो ये शाह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। और क्यों क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि पार्टी से जब कहीं भी पैसा मिलता है तो पार्टी नेम क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो पार्टी से पैसा मिलते वक्त पार्टी अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। किस पार्टी से पैसा मिला, शाह एंड कंपनी से, तो शाह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। आपने क्या कर दिया, रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, शॉ एंड कंपनी। तो करना किसे क्रेडिट चाहिए था, शाह एंड कंपनी को। आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, शॉ एंड कंपनी को। तो जो गलती से इसे गलती से क्रेडिट ही किया होगा ना, क्योंकि अकाउंटेंट गलती करता है लेकिन वो भी सेंसेबल मैनर में। उसे इतना तो पता है कि भाई कैश मिलते वक्त कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम होता है, तो पार्टी नेम शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था। गलती से शॉ एंड कंपनी क्रेडिट कर दिया होगा, तो गलती से किया गया क्रेडिट को ठीक कैसे करें, डेबिट करके। तो डन जी डन। किसे डेबिट कर देंगे हम लोग, शॉ एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे हम। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 शॉ एंड कंपनी को रिवर्स करने के लिए डेबिट कर देंगे हम। और जो करना चाहिए था, हमें शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, तो अब क्रेडिट कर देंगे। हो गई बात खत्म। कैश करेक्टली रिकॉर्ड हुआ होगा तो इसलिए नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। वो तो सिर्फ कंसेप्चुअली मैंने अंडरस्टैंड कराने के लिए पहले एक बार एंट्री लिख दी थी कि करना क्या चाहिए था। कैश वाज करेक्टली रिकॉर्डेड, हमने ये मान लिया। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा, जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप कैश में तभी एरर मानेंगे अगर स्पेसिफिकली गिवन हो। यहां इन्होंने स्पेसिफिकली ना, पता है क्या बताया है, इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि इस पार्टी के बजाय इस पार्टी में पैसा डाल दिया, यानी पार्टी अकाउंट की मिस्टेक है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया है, तो दैट्स वाई हम मान के चल रहे हैं कि कैश में कोई भी गलतियां नहीं हुई होंगी। अगला 700 रुपए पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर। अब टाइपराइटर एक एसेट खरीद रहे हो, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। आप टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर लें। आप ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकता हूं इसको मैं, इक्विपमेंट ही तो है एक तरीके का। और इवन क्या मशीन भी बोल लूं, बोलने को बोल सकता हूं, हालांकि ज्यादा बेटर नहीं है, बट ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकता हूं। और बाकी टाइपराइटर चलेगा, टाइपराइटर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डेबिट होना चाहिए, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आपने क्या कर दिया, आपने तो इसे ऑफिस का, देखो इक्विपमेंट बोलते तो वो भी चलता, ऑफिस का खर्चा बोल दिया, खर्चा बोल के पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, तो गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो आपने गलती से इसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो बस जो करना चाहिए था वो कर दो। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर दो। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था तो उसको डेबिट कर दें, और जो गलती से कर दिया उसे रिवर्स कर दें, यानी ऑफिस एक्सपेंस को रिवर्स कर दें इस अकाउंट को। तो हो गई जी बात खत्म, 700 और 700। बात रही नरेशंस की। नरेशन लिखने का अपने आप में एक तरीका रहता है यहां पर रेक्टिफिकेशन के अंदर, और वो तरीका क्या है, तो कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। सबसे पहला वर्ड हमेशा बीइंग लिखेंगे जी आप लोग। बीच में आप एरर की डिस्क्रिप्शन देंगे, और सबसे आखिरी में आप लिखते हैं नाउ रेक्टिफाइड। जैसे ओरल डिक्टेट करता हूं, बताना क्या समझ में आया या नहीं। जैसे कि सबसे पहला चलो अगर हम लिखने के लिए चले भी तो सबसे पहला शब्द आएगा हमेशा बीइंग।
बीइंग क्या हुआ है, मतलब बीइंग फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड, मतलब आपको बीच में सिर्फ एरर डिस्क्रिप्शन देनी है। एरर डिस्क्रिप्शन में तो हमारी मर्जी है कि कितना एक्सप्लेन करें और कितना कम करें, और ये तो पेपर में कितना वक्त बचेगा हमारे पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि फैला फैला के खूब लंबी लंबी नरेशन लिखेंगे या छोटी छोटी लिखेंगे। तो बीइंग फर्नीचर फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड इतना ही लिख दें, छोटा है छोटा, और इससे छोटा क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड, कि करना चाहिए था फर्नीचर में डेबिट, कर दिया परचेजेस में डेबिट, और आखिरी में ये लिख देंगे जी नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। तो ऐसे करके बातें रहेंगी। ऐसे ही यहां पर रहेगा कि बीइंग रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग रेंट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। तो बीइंग बीच में एरर के डिस्क्रिप्शन एंड आखिरी में नाउ रेक्टिफाइड। तो नरेशन तो खैर छोटी बातें हैं, इतनी बात सुन भी लेते हैं, सिर्फ आपको एक तरीका ही याद रखना है कि बीइंग बीच में एरर डिस्क्रिप्शन और आखिरी में नाउ रेक्टिफाइड, तो बात खत्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जरा ये देखें, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहले ही पार्ट के अंदर ये जो स्पेशल एरर हमने बात की थी इसकी एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। ये जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि परचेज की ट्रांजैक्शन थी सेल्स बुक में एंटर कर दी, या सेल्स की ट्रांजैक्शन थी परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दी, यानी गलत सब्सिडरी बुक में एंटर हुआ हो, ऐसा यहां एक भी केस नहीं था। लेकिन ये जो अगला क्वेश्चन है, इसके सबसे पहले पार्ट के अंदर ही इन्होंने लिखा है, क्या किया हमने, क्या किया हमने, परचेज किया। अब परचेज किया है तो ये कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था? ऑब्वियसली परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, और कहां होना चाहिए था? परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको गलती से कहां एंटर कर दिया? सेल्स बुक में। तो ऑब्वियसली गलती से सेल्स बुक में एंटर कर दिया। ये है हमारी बढ़िया बुक, ये है हमारी करेक्ट बुक जहां ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में हमने कहा क्या था, स्टेप्स थे क्या हमारे? हमने कहा था कि सबसे पहले करेक्ट बुक को रिकॉर्ड करना है हमें। अब देखो, ये जो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे नेचर, ये नेचर लिखे हैं कि परचेज का नेचर डेबिट, सेल्स का नेचर क्रेडिट, ये नेचर लिखे हैं हमने। अगर हमें इन चीजों को रिकॉर्ड करना है तो, अगर हमें इन चीजों को रिकॉर्ड करना है, परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी ये सारे नेचर लिखे हैं हमने रिकॉर्ड करने के लिए। अगर कहीं भी रिवर्स करना होगा तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे। अगर कहीं भी सेल्स को डिस रिकॉर्ड करना है, रिवर्स करना है, तो क्या करूंगा? क्या क्रेडिट करूंगा? नहीं, डेबिट करूंगा। करंटली क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? तो करंटली क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी परचेज की ट्रांजैक्शन, तो परचेज बुक एक करेक्ट बुक है, करेक्ट बुक है, उसे रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली डेबिट ही करूंगा। सेल्स बुक एक इनकरेक्ट बुक है, सेल्स का नेचर वैसे तो क्रेडिट होता है, लेकिन मुझे तो रिवर्स करना है, तो इसको भी मैं डेबिट करूंगा। बताओ जी, क्या बात समझ में आई? परचेज का नेचर डेबिट है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करूंगा। सेल्स का नेचर तो क्रेडिट है, बट वो तो एक गलत बुक है, उसको तो रिवर्स करने की जरूरत है, तो उसको डेबिट करूंगा। क्या लिखा था हमने? तीसरा कदम, कि फिर पार्टी नेम को डबल अमाउंट के साथ अपोजिट साइड में लिखेंगे हम। इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन करेंगे तो बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। यानी सबसे पहले करेक्ट बुक को रिकॉर्ड करेंगे हम, यानी परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। और ध्यान रखिएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज बुक अकाउंट कुछ नहीं होता। कभी सोचो कि परचेज बुक अकाउंट या सेल्स बुक अकाउंट, नहीं। तो परचेज अकाउंट, और सेल बुक लिखा हुआ है लेकिन आप सेल्स अकाउंट ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना है आपको। अब देखो, ये दोनों चीजें डेबिट होती हुई नजर तो आ रही हैं, लेकिन जो चीजें जैसी नजर आए जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो। कहने का मतलब क्या, कि यहां पर मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया? रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों किया? रिवर्स करने के लिए, डिस रिकॉर्ड करने के लिए। तो माना दोनों चीजें डेबिट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन नेचर वाइज तो अलग बातें हैं। और हमने कहा था फिर पार्टी नेम को अपोजिट साइड में लिखो। अपोजिट का क्या मतलब हुआ? दोनों चीजें डेबिट में नजर आ रही हैं तो अब क्रेडिट में लिखूंगा, वो भी डबल अमाउंट के साथ। ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की है? 150 रुपए की, तो यहां पर आएगा 150, यहां पर भी आएगा 150, लेकिन यहां तो लिखूंगा जी मैं 300 रुपए। ठीक है जी, तो ऐसे करके बातें हैं। बाकी इसका कारण की भी मैं हल्की फुल्की सी बातें कर लूंगा, लेकिन पहले इन चीजों को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है जी, कि वो जो शॉर्टकट्स 3 कदम में हमने बनाए हैं उसे इस्तेमाल कैसे करना है, पहले उसके ऊपर अच्छे से पकड़ बना लें। जैसे अब जो अगला केस है वो भी क्या है, इस बार क्या किया? सेल्स की, सेल्स की है तो ऑब्वियसली करेक्ट बुक हमारी सेल्स रहने वाली है। गलती से उसे पास कर दिया हमने परचेजेस बुक से, तो इस बार परचेज बुक हमारी इनकरेक्ट बुक होने वाली है। तो यानी क्या बात बोलने वाले हैं हम, कि करेक्ट बुक को रिकॉर्ड करो, सेल्स को रिकॉर्ड करो। सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या? क्रेडिट करेंगे।
इनकरेक्ट बुक को रिवर्स करो, इनकरेक्ट बुक परचेज बुक जिसका नेचर तो डेबिट होता है, लेकिन रिवर्स करने के लिए इसको भी क्रेडिट ही करेंगे। और बस फिर पार्टी नेम विद डबल अमाउंट इन अपोजिट साइड। तो डन, ये दोनों के दोनों ही आपके क्रेडिट होते हुए नजर आ रहे हैं हमारे करंटली क्वेश्चन में। भाई सेल की थी इसलिए क्रेडिट कर रहे हो, और परचेज को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो। और फिर जैसा कि हमने कहा था कि पार्टी नेम कौन है जी, रमेश है, रमेश को बेच रहे हैं, तो रमेश अकाउंट डेबिट होगा, वो भी डबल अमाउंट के साथ में। तो 120 रुपए की ट्रांजैक्शन है, तो ये तो 240 से आएगा, यहां पर 120 ही लिखूंगा, यहां पर भी 120 ही लिखूंगा, हो गई बात खत्म। तो दाऊ जी के बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ गुड्स हैं 300 के वर रिटर्न बाय हरिशरण। अब सबसे पहली बात तो इतनी लाइन पढ़ के पहले मुझे ये बताओ कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। गुड्स रिटर्न किए हैं बाय हरिशरण। अब हम क्या मान के चले, हम हैं हरिशरण या कोई और है? कोई और है, किसी और ने सामान किसे वापस किया, हमें। तो हमने बेचा था ना, तो फिर परचेज रिटर्न कहां से हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ। जो सामान हमने बेचा था वो सामान, बिका हुआ सामान वापस आ गया। और बाकी तो एक छोटा सा हैक बोलते हैं इस तरह की चीज को, क्या कि जब कहीं भी रिटर्न की ट्रांजैक्शन आए, इसमें कभी भी अगर ये बाय नाम की प्रीपोजिशन दिखे, करंटली दिखाई दे रही है, हाँ ये रही बाय नाम की प्रीपोजिशन। बाय नाम की प्रीपोजिशन अगर आपको नजर आए तो उसका मतलब हमेशा ही सेल्स रिटर्न होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर टू नाम की टू भी मिलती है कई बार, गुड्स रिटर्न टू, जिसका मतलब होता है हम किसी को सामान लौटा रहे हैं, हम लौटा रहे हैं, तो हम किसी को सामान लौटा रहे हैं, तो तब वो परचेज रिटर्न होता है। तो भाई फटाफट से भी, क्योंकि भाई ठीक है समझना जरूरी है, कंसेप्ट बनाने जरूरी है, लेकिन जल्दी जल्दी भी तो कंक्लूजन आने चाहिए। तो बाय वर्ड देखते ही ये तो सेल्स रिटर्न है, टू वर्ड देखते ही तो परचेज रिटर्न है, तो जी ये तो हमारा सेल्स रिटर्न है। ये हो गई हमारी पहली बात कि ये तो हमारा सेल्स रिटर्न है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, और सेल्स रिटर्न का वैसे देखा जाए तो नेचर क्या होता है? सेल्स रिटर्न का नेचर तो सेल्स के अपोजिट होता है। जहां सेल्स का नेचर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का तो डेबिट होगा। खैर, हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं है जैसा शुरुआत के 2 पॉइंट में था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है किसी दूसरी बुक में एंटर कर दी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि ये कोई सामान लौटाया है एंड जो गुड्स हैं उनको इन्वेंट्री में भी आपने टेकन कर लिया है, मतलब कंसिडर कर लिया, भाई सामान आ गया तो आपने स्टॉक में भी इंक्लूड कर लिया है, बट कोई एंट्री पास नहीं की। यानी एक तरीके से क्या है ये पता है क्या, ये एरर ऑफ ओमिशन। आपने किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जब किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या करोगे, फिर चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो यहां पर ये जो ये वाली लाइन लिखी हुई है कि एंड वर टेकन इनटू द इन्वेंट्री, तो ये वाली लाइन तो आपको जानबूझ के परेशान और कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि आपने इन्वेंट्री में ले लिया। अरे भैया इन्वेंट्री में ले लिया अच्छी बात है, वो भी लेना चाहिए, बट वो तो फिजिकली ले लिया, अकाउंटिंग में तो नहीं लिया। वो तो फिजिकली ले लिया, अकाउंटिंग में तो नहीं लिया। अकाउंटिंग में तो कोई एंट्री पास नहीं की, हम तो अकाउंटिंग का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में कैसे करेंगे, फिर उस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। और सेल्स रिटर्न की रिकॉर्डिंग कैसे होती है? सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है। और सेल्स रिटर्न का नेचर अगर डेबिट होता है तो क्रेडिट में क्या आएगा? पार्टी नेम। जिस पार्टी से आपको सामान वापस आया, हरिशरण, तो हरिशरण। और बस 300 बात हो गई खत्म। बताओ जी, सबसे पहले ये भी जरा बताओ कि इस बार ये एंट्री पिछले वाली एंट्रीज के जैसी तो नहीं थी, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था कि सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन उसे गलत सब्सिडरी बुक में एंटर कर रहे हैं, इस बार तो एंटर ही नहीं किया, बात ये है। हाँ बिल्कुल, जब गलत सबसे परचेज की सेल में, सेल की परचेज में, परचेज की परचेज रिटर्न में, तो तब लगेगा वो वाला। आओ जरा यहां बढ़ जाएं। अब ये एंट्री नंबर 4 भी वही सही कर पाते हैं जिनकी अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ी ठीक सी होती है। जिनकी अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ा ठीक से होने का मतलब जिन्हें इस बात का ज्ञान अच्छे से होता है, जो हमें जर्नल के अंदर इनिशियली मिलता है कि भैया बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है। क्या होता है ये बैड डेट रिकवर्ड? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स तो हमारे नुकसान होते हैं कि वो डेटर उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गए वो। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? हाँ, तो अगर मैं रफली एक एग्जांपल लूं कि एक राम नाम का डेटर था जो राइट ऑफ हो गया था, जिसने तुम्हारा पैसा डुबा दिया था, जिसे तुमने अपनी बुक से खत्म कर दिया था, आज वो आया है आपको पैसे देने हैं। तो जब वो आज आया है पैसे देने, तो तब उस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होती है बताओ? भाई पैसा देने आया है, पैसा तो आ रहा है,
देखा जाए तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? क्या राम नाम का पर्सन पैसे दे रहा है तो क्या राम नाम का राम नाम लिखूंगा? मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि राम नाम को तो पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, टाटा बाय बाय, हमारी बुक्स में नहीं था वो। तो तब तो क्या लिखते हैं हम? हाँ, डेटर अकाउंट। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं, क्या डेटर का नाम लिखेंगे हम? नहीं जी, डेटर का नाम लिख ही नहीं सकते हम, क्योंकि डेटर का नाम पहले ही हमने अपनी बुक से राइट ऑफ कर दिया था। तो आपको तो बैड डेट रिकवर्ड लिखना पड़ता है यहां पर। माना चीजों को ऐसे ना देखें, कैसे कि अच्छा पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है? राम से मिल रहा है, तो लो राम को कर दिया क्रेडिट। तो ऐसे ना देखें। क्या ऐसे करते हैं हम एंट्री? हाँ बिल्कुल करते हैं। कब करते हैं? नॉर्मल सिनेरियो में। नॉर्मल सिनेरियो का मतलब कि अगर सपोज करो कोई राम नाम का डेटर आपकी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, डेबिट बैलेंस से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही पैसा मिलेगा तो क्या करोगे? इसे तुरंत क्रेडिट कर दोगे। सही बात है। अब राम नाम का कोई डेटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, डेबिट बैलेंस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही पैसा मिलेगा आप उसे क्रेडिट कर दोगे। लेकिन यहां तो फैक्ट्स अलग हैं। यहां फैक्ट्स क्या हैं? दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई राम नाम का डेटर था, पुराने सालों में उसने तुम्हारा पैसा डुबा दिया, तुमने उसे बैड डेट्स के तौर पे राइट ऑफ कर दिया, वो खत्म हो चुका, आपकी बुक्स में ही नहीं है। मैं ये लाइन बोल ही नहीं रहा कि वो राम नाम का डेटर चमक रहा है डेबिट बैलेंस के साथ, चमक नहीं रहा है, वो है ही नहीं आपकी बुक्स में। वो जो चीज आपकी डेबिट बैलेंस के साथ एग्जिस्ट कर रही है उसी को ही तो क्रेडिट करने का हक रख सकते हैं आप। तो बेसिकली माना राम से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब राम नाम नहीं लिख सकता मैं, और अगर लिख दिया तो गलती हो जाएगी। अगर लिख दिया तो गलती हो जाएगी। यहां यही गलती होने वाली है, आओ जरा देखते हैं। तो यहां यही गलती होने वाली है। तो जरा आप पढ़ते हैं कि 200 जो उधार थे महेश चंद नाम की किसी पार्टी के तौर पर, लेकिन मेन मुद्दे की बात, विच हैड बीन रिटन ऑफ एज अ बैड डेट, जो पहले कभी बैड डेट के तौर पर राइट ऑफ कर दिया गया था प्रीवियस ईयर में, किसी पुराने साल में, और राइट ऑफ कर दिया गया था, तो क्या महेश चंद का बैलेंस आपकी बुक्स में होगा? नहीं होगा। लेकिन और ऐसे इंसान से वैसे पैसे मिलने की उम्मीद होती है? हाँ बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी पैसा रिकवर हो गया। अब जब पैसा रिकवर हो गया तो बताओ विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने तो पोस्ट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में किसके? हमारे पर्सनल अकाउंट में। हाँ, क्या ड्राइंग की बात हो रही है ना? पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, यानी अगेन जैसा कि हमने पहले कहा था कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है उसके नाम से एंट्री कर दी, तो पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद का मतलब हुआ कि उसके नाम से एंट्री कर दी, यानी टेक्निकली हमने कर दिया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, जो करना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। तो क्रेडिट करना क्या चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था बैड डेट रिकवर्ड को। आपने क्या क्रेडिट कर दिया? महेश चंद। तो जो करना चाहिए था वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। तो डन जी डन। क्या करना चाहिए था? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, तो जो करना चाहिए वो कर दो, और जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। महेश चंद को गलती से क्रेडिट कर दिया होगा, तो महेश चंद को रिवर्स कर दें, डेबिट कर दें और बात खत्म कर दें। 200 रुपए से ट्रांजैक्शन। और अगेन फिर से वही बात कि व्हाट अबाउट कैश? व्हाट अबाउट कैश? तो कैश तो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ होगा, तो इसमें हमें कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद हमने शुरुआत में बेसिक बातों में ही एक बात की थी। क्या बात की थी? कि जब कभी भी कोई चेक डिसऑनर होता है, जब कहीं भी कोई चेक डिसऑनर होता है, तो जिस नालायक की वजह से डिसऑनर हुआ होगा उस नालायक को फिर से डेटर बनाते हैं हम, तो डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो ये बात अच्छे से माइंड में होल्ड होनी चाहिए कि इन केस ऑफ अ चेक डिसऑनर क्या डेबिट करना चाहिए? डेटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए। डेटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए ना, कुछ और फलाना ढिमकाना तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक चेक है 100 रुपए का जो मिला था मनमोहन से, और डिसऑनर हो गया, तो देखो ये वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अब तो करेंगे मनमोहन को डेबिट। तो क्या करना चाहिए था? मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था। अब जो भी फलाना ढिंकाना कूड़ा कबाड़ जो भी डेबिट किया होगा उस हर किसी चीज को रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं? हैज बीन पोस्टेड टू द सेल्स रिटर्न। बताओ सेल्स रिटर्न की कोई सेंस बनती है? कैसा सेंसलेस सा अकाउंटेंट यही कहेंगे, और क्या। कोई गलती कर रहे हो तो थोड़ा सेंस में तो करो। किसी पार्टी के चेक डिसऑनर की एंट्री है और आप इसमें सेल्स रिटर्न कर रहे हो, तो कहां से बात बन गई? तो खैर हम तो बेसिकली अपने कंसेप्ट पे रहेंगे कि भाई चेक डिसऑनर के केस में मनमोहन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो मनमोहन को डेबिट कर देंगे, और जो भी गलत कर दिया, जो भी गलती से कूड़ा कबाड़ डेबिट कर दिया उसको हम रिवर्स कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां पर गलती से डेबिट कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को ही रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए के साथ, बात खत्म। तो बताओ जी कि बात समझ में आ गई है क्या? पक्का? ठीक है।
तो खैर डन, इसी के साथ में कह सकते हो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक हिस्सा, एक सेगमेंट कर लिया तुमने, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी हिस्से भी तो हैं, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सस्पेंस हैं, समझ गए ना? नहीं +9 है सस्पेंस, तो खैर कुछ और भी सस्पेंस है जो ऑब्वियसली अगली बार देखेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इतनी चीजों के ऊपर पकड़ बनाना, इन चीजों को कॉपी के अंदर लिखना, इतने ये 2 क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से करना, माइंड में बिठाना जरूरी है। जब एक लेयर माइंड के अंदर क्रिएट होगी तभी फिर दूसरी लेयर अच्छे तरीके से बनेगी। ठीक है जी, तो डन, फिलहाल के लिए अभी की बात तो खत्म।